हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजस ऑनलाइन। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने टोकन्स के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, जिनमें हमने पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको बताया था कि टोकन्स कितने प्रकार के होते हैं, टोकन्स प्रोग्राम बनाने के लिए क्यों ज़रूरी हैं और प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पूरा एक्सपीरियंस के साथ आपको बताया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसके लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे किसी भी प्रकार से मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ प्रश्न दिए थे, जिसका आंसर इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन था, सी लैंग्वेज इज नॉट यूज्ड टू क्रिएट, और आपको ऑप्शन दिया गया था वेब पेज, ड्राइवर्स, डेटाबेस, नेटवर्क ड्राइवर। तो इसका आंसर है वेब पेज। वेब पेज बनाने में हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं? सी लैंग्वेज का। अभी मैं आपको सारा चीज बता रहा हूं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था, सी लैंग्वेज डज नॉट बिहेव लाइक सी। सी की तरह इसमें कौन सी भाषा व्यवहार नहीं करती है। और तीसरा है, हु वाज डेवलप्ड द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के निर्माता या डेवलपर कौन है? तो पहला जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर होगा क्या? वेब पेज। वेब पेज हम सी से नहीं बनाते हैं। दूसरा है CSS। CSS जो कैस्केडिंग है, ये कभी सी की तरह व्यवहार नहीं करती है। C#, जावा, C++, इंस्पायर सी से होके बनी है। अगला है, सी लैंग्वेज की निर्माता कौन है? तो डेनिस रिची हैं, इन्होंने सी भाषा को निर्मित किया था। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफायर। Identifier is the name of variable, constant, array, etc. Identifier वेरिएबल, कांस्टेंट, एरे का नाम होता है। बस खत्म। ये बस इतना ही है, इसकी परिभाषा इतनी है। लेकिन इसको जानने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को पहले समझेंगे। ये मैंने क्या कहा आपसे, ये वेरिएबल का नाम, कांस्टेंट का नाम, एरे का नाम, आइडेंटिफायर, ये क्या बात हुई? तो थोड़ा सा हम इसको रोकते हैं और पहले हम मुख्य बातों को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी प्रोग्राम को लिखा जाता है, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं या कंप्यूटर में किसी डेटा को स्टोर करते हैं, तो कहाँ करते हैं? कंप्यूटर के डेटा में जो स्टोर करते हैं वो मेमोरी में करते हैं। अब मेमोरी बहुत बड़ी एक स्टोरेज यूनिट हो सकती है। आपका मेमोरी कुछ MB की, GB की, TB की, बहुत ही बड़ी बड़ी मेमोरी होती हैं। तो उनमें ये बताएं, हम डेटा कहाँ रखते हैं? क्या हमें पता होता है? नहीं पता होता है। वो तो OS के ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है डेटा कहाँ स्टोर कर रहा है। तो हमें कैसे पता होगा हमारा डेटा कहाँ स्टोर है? तो जब हम किसी प्रोग्रामिंग को तैयार कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना होता है कि हम किस प्रकार के डेटा को कहाँ स्टोर कर रहे हैं। ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अब डेटा क्या होते हैं, वो होते क्या हैं? थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ शब्द और अंकों को लिखे हैं। जैसे लिखा दीपक, और दूसरा मैंने लिखा 132, तीसरा लिखा 23.33। 3 मैंने यहाँ पर डेटा लिखे हैं। अब ये क्या चीजें हैं, ये पहले समझें। डेटा जो उसमें दीपक लिखा गया है, वो किस प्रकार का डेटा है? क्या जो दीपक लिखा गया है वही सेम टाइप 132 है? क्या वही सेम टाइप 23.33 है? नहीं।
जो दीपक लिखा गया है वो वर्ड है, शब्द है। अभी आपको अच्छे से ये समझिए कि दीपक क्या है, वर्ड है, जबकि 132 क्या है, एक नंबर है। वैसे 23.33 भी एक नंबर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो 23.33 दशमलव संख्या में लिखा गया, दशमलव में लिखा गया है, जबकि वो पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है उसमें लिखा गया है। तो प्रोग्रामिंग में इसे क्या कहते हैं, दीपक एज ए स्ट्रिंग। दीपक क्या है, स्ट्रिंग। जो हमारे कैरेक्टर के सेट होते हैं, कैरेक्टर का सेट क्या हुआ, जैसे कैरेक्टर लिखा DEEPAK, इन सबको मिला के क्या लिखा, दीपक। इन्हीं का पूरा सेट क्या बना, स्ट्रिंग। क्या कहलाया, स्ट्रिंग कहलाया। इसी प्रकार से 132 क्या है, ये इंटीजर। इंटीजर कौन सा नंबर होता है, जो नंबर एक पूर्ण संख्या होती है जिसमें दशमलव का प्रयोग नहीं हो तो इंटीजर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 100 या 500, कोई भी नंबर ले लें जिसमें हम पॉइंट नहीं लगाते हैं, वो सारी क्या है, इंटीजर वैल्यू है। इसके बाद जो 23.33 लिखा गया है, ये क्या है, फ्लोट है। पहले बेसिक आप ये समझिए क्या है, ये फ्लोट। तो जिसमें हम दशमलव का प्रयोग करते हैं उसे कौन सी वैल्यू कहते हैं, फ्लोट वैल्यू कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा ये तीन चीजें पहले, कि स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है और फ्लोट क्या है। इसमें जो दीपक लिखा गया है स्ट्रिंग है, जो 132 लिखा गया है ये इंटीजर है, जो 23.33 लिखा गया है ये फ्लोट है। अब ये तीनों वैल्यू को हमें मेमोरी में स्टोर करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा मेमोरी होती कैसे है। अब मेमोरी बाहर से तो हम देखते हैं मेमोरी की संरचना होती है, लेकिन अंदर कैसे होती है, ये अंदर जो है ये डेटा को स्टोर कैसे करती है। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि ये मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो देखें सबसे पहले एक मेमोरी का मैंने एक ब्लॉक बनाया है जिसमें मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 एक इसका कॉलम लिया है और ABC इसका रो है। तो इस प्रकार से मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है जिसमें सभी को जो सेल बनाया है इसमें सभी का एड्रेस मैंने कैसे प्रोवाइड किया है। पहला देखेंगे एड्रेस मैंने ब्लैंक रखा है, उसका एड्रेस मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने एक A रो और B 0 कॉलम को मिलाकर मैंने एक एड्रेस लिखा जिसका नाम रखा A0। ऐसे इसी प्रकार से मैंने जैसे A4 लिखा गया है तो इसमें क्या है A4 A आपका कॉलम हो गया, सॉरी रो हो गया, और B4 आपका कॉलम हो गया, पूरा मिलाकर क्या हो गया A4। इसी प्रकार से इनमें भी जो संरचनाएं हैं हमारी, जैसे B5 जो हमने मेमोरी के ब्लॉक को बनाया है B5, ये भी उसी प्रकार से है। तो मेमोरी में मान लीजिए हम कहीं भी एक डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, कहीं भी। अब ये बहुत बड़ी होती है मेमोरी में, इस प्रकार की जो स्टोरेज होते हैं बहुत ही बड़ी मात्रा में होती हैं। तो हमें एक छोटा सा स्पेस चाहिए मेमोरी में, एक छोटा सा कह सकते हैं कुछ बिट कुछ बाइट इस प्रकार के हमें स्पेस चाहिए। तो क्या करेंगे, पूरी मेमोरी को रिजर्व करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमें डिक्लेयर करना होगा कि मेमोरी में हमें कितना स्थान चाहिए। ये तो हमें फिक्स करना पड़ेगा ना कि भाई मेमोरी में हमें कितना स्थान चाहिए, उसके लिए हमें मेमोरी में असाइनमेंट करना होगा। क्योंकि इनकी जो ये एड्रेस होते हैं, ये जो लोकेशन होते हैं, ये पहले से असाइंड रहते हैं कि ये एड्रेस की लोकेशन कहाँ है। हर मेमोरी के एड्रेस की लोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसकी लोकेशन कहाँ है प्राइमरी बेस में। तो ये चीजें हमें जानना, हमें अपने डेटा के अनुसार जो हम आइडेंटिफायर है उसके अनुसार हम बताएंगे कि हमारा किस प्रकार का डेटा है और इसे कितने मेमोरी की आवश्यकता होगी, कितने मेमोरी को कंज्यूम करेगा, ये जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। मान लीजिए ये सीरीज आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे B5 मैंने बताया, जैसे A0 बताया, A4 बताया, ऐसे B5 कोई भी कहीं पर भी हम ऐसे डेटा को स्टोर करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। तो
एक मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल हमारा है, एक हमने मेमोरी लिया, एक हमारे पास मेमोरी है। अब इन मेमोरी में हमने एक वैल्यू ली इंट। इंट का मतलब क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर कैसे वैल्यू होती है? 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। अब इसके लिए हम पहले एक क्या लेंगे? एक आइडेंटिफायर लेंगे। क्या लेंगे? आइडेंटिफायर। और हम एक नाम लेंगे जो कि हम अपने मेमोरी में असाइन कराएंगे। मान लीजिए हमने लिया नम। नम जो है एक मेमोरी, नम जो है वो मेमोरी में एक स्थान को रिजर्व किया। नम क्या किया? एज इंटीजर। नम कहा कि मैं एक इंटीजर हूं, मेरे स्थान पर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। कोई भी एक इंटीजर वैल्यू मेरे स्थान पर स्टोर कर सकते हो। ये मेमोरी में उसने अपना स्थान रिजर्व कर लिया। अब मुझे पता है कि ये जो नम है ये क्या है? एज ए इंटीजर है। तो ये आपको पता चल गया। तो इसके स्थान पर क्या हम स्टोर कराएंगे? एक नंबर वैल्यू को। मान लीजिए हमने एक वैल्यू असाइन किया जो 5 है। वैल्यू हमारी क्या है? 5। तो ये कहाँ आएगा? किसके स्थान पर आएगा? जो हमने मेमोरी में स्थान को रिजर्व किया है वो वहां पर आ जाएगा। ये देखिए यहां पर आ गया। ऐसे और भी, मान लीजिए फ्लोट आपने लिया और फ्लोट को आपने डिक्लेयर किया वेल के नाम से। अब वो वेल आके किसी मेमोरी में आके एक स्थान पर वो असाइन हो गया। अब जैसे ही हम उसको वैल्यू देंगे, मान लीजिए दिया 1.3, क्या होगा? सेम प्रोसेस होगा, 1.3 आके स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार की कोई भी डेटा जैसे नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ये आइडेंटिफायर क्या समझ में आया? जैसे इंट नम, ये आइडेंटिफायर क्या कहा कि एक हमारे पास वैल्यू है जो 5 है या 1.3 है। ये मेमोरी के एक स्थान को रिजर्व किया कि ये जो वैल्यू है कितने स्थान को रिजर्व करेगी? 5, 1.3 जो भी वैल्यू देते हैं वो कितने स्थान को रिजर्व कर रही है, ये डिपेंड करता है आइडेंटिफायर के ऊपर। अब असाइनमेंट करते समय कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी आप ऐसे लिख दीजिए। वो कौन सी बातें हैं? पहले लिखा गया है यूज्ड इन बोथ लोअर केस एंड अपर केस एज आइडेंटिफायर नेम्स। हम आइडेंटिफायर नाम को लिखते समय लोअर केस और अपर केस दोनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे स्मॉल लेटर में भी ABCD किसी भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं या स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, अपर केस में भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है इसमें अंडरस्कोर इज यूज्ड इन द नेम। अंडरस्कोर का उपयोग कर सकते हैं। अंडरस्कोर सबको पता होना चाहिए कैसे होता है, आगे अभी दिखा रहे हैं। अंडरस्कोर का उपयोग हम नाम को असाइनमेंट करते समय कर सकते हैं। इसके बाद आइडेंटिफायर्स नेम कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ ए नंबर। कभी भी आइडेंटिफायर का को लिखते समय से पहला जो भी पहला कैरेक्टर होगा वो कोई नंबर नहीं हो सकता है, या कह सकते हैं कि नंबर से किसी भी आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते 5 = 4 नहीं हो सकता है, तो वो नंबर से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगला हमारा है कैन नॉट यूज नेम अवेलेबल इन बिल्ट इन फंक्शन। प्रोग्रामिंग भाषा में हमारे कुछ सी प्रोग्रामिंग में कुछ फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे वाइड हुआ, मेन हुआ, कैरेक्टर हुआ, फ्लोट हुआ। उनका उपयोग हम कभी भी आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हैं। अगला हमारा है देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ABC एंड ABC। इसमें बहुत ही ये केस सेंसिटिव होता है, तो इसमें ध्यान देना पड़ता है कि जो कैपिटल अपर केस में जो ABC लिखा गया है और जो लोअर केस में ABC लिखा गया, दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों एक चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये केस सेंसिटिव इसलिए। अब कुछ वैलिड आइडेंटिफायर को देखते हैं, वैलिड कैसे होता है। अब जैसे मैंने कहा वैल्यू, ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि एक
ये वर्ड में लिखा गया, इसके आगे या पीछे कोई नंबर नहीं है, बिल्कुल इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नम अंडरस्कोर इज, ये भी वैलिड है। इसमें हमारी क्या है, हमारी कैरेक्टर है, अंडरस्कोर है, बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्या है, अंडरस्कोर मैक्स, कर सकते हो, अंडरस्कोर लगा के मैक्स लिखना चाहते हो या कोई भी नाम देना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अगला है मिन के बाद अंडरस्कोर, बिल्कुल कर सकते हो, ये भी वैलिड है। अगला आपका है सब अंडरस्कोर 1, बिल्कुल लिख सकते हो आप। सबसे पहले आपने देखा क्या नहीं लिखा है, आपने किसी नंबर को थोड़ी लिखा है, इसलिए वैलिड है। इसके बाद ABC 1, अब देखिए पहले हमने कैरेक्टर यूज किया फिर 1 को लिखा, इसलिए ये वैलिड है। अब इनवैलिड, इनवैलिड कौन है, 1 ABC, इसमें पहले क्या आ गया, आप बताओ जरा, इसमें सबसे पहले क्या आया, इसमें सबसे पहले नंबर आ गया और इसके बाद हमारा क्या आया, ABC, कैरेक्टर बाद में आया, इसलिए क्या है ये अभी जस्ट, इसका रूल क्या है कि इसमें सबसे पहले कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए गलत है। दूसरा है फ्लोट, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, फ्लोट एज ए कीवर्ड, हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग में जो कीवर्ड दिए गए हैं उसमें से फ्लोट है। ये देखिए कहाँ है फ्लोट आपका, ये फ्लोट आपका वो लिखा गया है, इसलिए क्या है ये इनवैलिड है। ये आपके कीवर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी कीवर्ड का यूज आइडेंटिफायर के रूप में नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है A+B, ये कैसा है, ये जो आपने सिंबल लगाया प्लस, ये इनवैलिड है, ये हमारे रूल में नहीं है कि हम किसी भी सिंबल का यूज करें। नेक्स्ट आपका है, आगे देखो कि -ABC लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। और अब प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, पहला प्रश्न आपका है इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर, इसका ऑप्शन है नेम अंडरस्कोर 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 है अंडरस्कोर रवि और ऑप्शन 3 है इंट, ऑप्शन 4 है A_B। अगला आपका प्रश्न है द नेम हैज ए फॉर्म, आपका जो ये नाम है, ये कौन सा नाम जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग्स में होता है, इंटीजर में होता है, फ्लोट में होता है, या इनमें से कोई किसी में नहीं होता है। अगला आपका प्रश्न है 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट किसके बराबर होता है, आपका ऑप्शन है 8 KB, ऑप्शन बी है 8 बिट, ऑप्शन 3 है 4 बिट, ऑप्शन 4 है नन। तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए